की बात करेंगे। और वीरू, मैं आज देख रहा था कि मार्केट में इतनी रैली है, तो फिर मैं कहा कि कहाँ से ट्रिगर्स, ऑब्वियसली कुछ ट्रिगर तो आए, लेकिन एक ट्रिगर नीलेश भाई हमारे साथ, वीरू को भी रखिएगा स्क्रीन पर ज़रा, एक ट्रिगर नीलेश भाई हमारे साथ आए और ख़राब से ख़राब बाज़ार में भी नीलेश भाई आए हैं, तो मार्केट ने शानदार रैली रही देखी है। नीलेश भाई, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। आप जब जब आए हैं चैनल पर, मार्केट में जो भी नेगेटिव फेस चल रहा होता है वो दूर हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, मार्केट में शानदार तेज़ी, डेड इकॉनमी बोल रहे थे हमें, और 7.8% की हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ आई। क्या आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा क्यों ले सकता है, या अभी क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, इस पर कुछ कहना? अनुज भाई, मेरे आने से अगर मार्केट ऊपर रहता तो मैं रोज टीवी पे आता, बट ये काग का बैठना और डाल के गिरने बराबर है। दूसरा, जो 7.8% ग्रोथ रेट आया है वो काबिले तारीफ है, बट नॉमिनल ग्रोथ रेट काफी कम रहा बिकॉज डिफ्लेटर तकरीबन 1% के आसपास आया। तो हमारी इकोनॉमी पे आज भी यूएस टैरिफ की एडवर्स इफेक्ट बनी रहेगी और हमें उसमें से रास्ते निकालने पड़ेंगे। दूसरे देशों की एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और यूएस से एंगेजमेंट बढ़ा के कैसे हम इस टैरिफ को कम कर सके उसके ऊपर प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। मार्केट ने इस वक्त डिस्काउंट किया है कि ये टैरिफ कुछ समय की बात है, फाइनली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये टैरिफ लंबी चलती है, अगर यूरोपियन देश भी इस टैरिफ में ज्वाइन होते हैं, तब जाके उसके अंदर तकलीफ, तब मार्केट को थोड़ा झटका लग सकता है। तो लेट्स होप एंड प्रे कि यूएस टैरिफ की सॉल्यूशन जल्दी निकले और इसके चलते हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की गति को और तेज करें, ताकि ये 5-6-7% की ग्रोथ रेट और ऊपर जा सके। बिल्कुल सही बात कही आपने नीलेश भाई। ये तो है कि टैरिफ का इम्पैक्ट तो रहेगा और उसका हमें शायद थोड़ा सा मुकाबला करना होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये हमारे जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं ये क्यों नहीं चल रहे हैं? कोई भी मार्केट में रैली जो है वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर की वजह से फेल हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में हमने 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट देखी है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? अनुज भाई, प्राइवेट बैंक्स में शायद फंडामेंटल और सेल्फ फ्लो दोनों एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं। एफपीआई की सबसे ज्यादा होल्डिंग प्राइवेट बैंक में थी और पिछले कई सालों से उनकी बिकवाली चालू है। एक्टिव फंड बेच रहे हैं, पैसिव फंड खरीद रहे हैं, और 5 सालों में उनकी नेट बिकवाली है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैंक्स बेच के ये लोग थोड़ा बहुत आईपीओ खरीद रहे हैं, उस वजह से सप्लाई काफी है तो दाम के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है। दूसरी चीज, ब्याज के दरों में जब भी कटौती होती है, बैंकों को अपने लेंडिंग रेट इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है, डिपॉजिट रेट को एडजस्ट होने में समय लगता है। तो उस वजह से उम्मीद है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट रहे। नाउ जनरली जब ऐसा होता था तब बैंक्स को ट्रेजरी गेन हो जाता था, उनके लंबी मैच्योरिटी के जो पेपर ट्रेजरी में रहते थे वहां पे मार्क टू मार्केट गेन होता। इस बार शायद पहली बार हुआ है कि ब्याज की दरें पॉलिसी रेट्स काटी गई और मार्केट यील्ड 40 बेसिस पॉइंट ऊपर चली गई। तो ना बैंकों के पास इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेजरी गेन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंपैक्ट होता दिख रहा है, और एफपीआई की सेलिंग बरकरार है। ये सारी चीजें मिला के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को शायद थोड़ा नीचे कर रही है। ओके, अच्छा नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आईटी पे कुछ कॉल ले रहे हैं क्या? अब फाइनली इतने बड़े डाउन स्विंग के बाद हम अक्सर कहते हैं कि थोड़ा सा बुरे वक्त में आपको स्टॉक्स पे एक नज़र डालनी चाहिए, एक रिवर्सल्स के लिए तलाश करनी चाहिए। क्या निफ्टी आईटी पे या फिर आईटी स्टॉक्स पे कोई कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त, कंसिडरिंग कि यूएस में ब्याज दरों की कटने की पॉसिबिलिटी बन रही है लास्ट स्टेटमेंट के मुताबिक, बट एक फियर ये भी है
कि वहाँ Q3 में इन्फ्लेशन एग्जैक्टली अब राइजिंग ट्रेंड में होगा, जो लास्ट कमेंट्री थी उसमें कहा गया ये। ऐसे में अभी आईटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए नीलेश भाई? सो वीरू भाई, हम लोग आईटी में काफी समय से ओवरवेट है। कुछ दिनों तक ये कॉल हमारे लिए गलत गया, बट हमने इस करेक्शन में आईटी क्षेत्र में खरीदारी चालू रखी है। एक, आईटी क्षेत्र में जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी अच्छा है। दूसरा, वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से कम है। और तीसरा, कंपनीज अपनी बेंच स्ट्रेट कम करके यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। अल्टीमेटली बहुत सारी आईटी कंपनी का ग्रोथ अमेरिकन मार्केट में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे चलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की तारीख में हमें लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वह लोग निवेश करने के लिए पहल करेंगे। आईटी क्षेत्र में जो वॉल्यूम ग्रोथ का एक रिस्क था वो धीरे धीरे कम होगा। एक्सपेक्टेशंस कम है, हो सकता है डिलीवरी एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकले। दूसरी चीज जो हम पोर्टफोलियो में कर रहे हैं वह है मिड कैप आईटी कंपनीज को लार्ज कैप आईटी कंपनी से ज्यादा वेटेज देने का। मिड कैप आईटी कंपनीज एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को बड़ी अच्छी तरह से लिवरेज कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को उसके ऊपर बड़े तेज तरीके से ट्रेन कर रही है, और अब उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनीज की तुलना में मिलने लगे हैं। वैल्यूएशन भी कम था, ग्रोथ भी अच्छी है, तो मिड कैप आईटी कंपनीज के ऊपर हमारा फोकस है। मुझे लगता है आईटी क्षेत्र में एक हमारी पोजीशन है, इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं कि निवेश करने योग्य है। बट दूसरा लगता है कि अब उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस आने की वजह से यहाँ से डाउनसाइड कम लगती है। ओके, ठीक है। और जैसे कि नीलेश भाई ने अपना आईटी पे टेक दिया, और एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि उनका वेटेज मिड कैप आईटी पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद लार्ज कैप आईटी। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और एक दो बास्केट को आज यहाँ पर अपने डिस्कशन में उतारते हैं नीलेश जी। ईएमएस सेगमेंट बीच में एक प्राइस डैमेज था, डेफिनेटली था, लेकिन फिर इस बार की जब हम क्वार्टरली कमेंट्री मैनेजमेंट्स की सुन रहे थे, एक दो मैनेजमेंट से तो मैंने बातचीत भी करी, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उनका, उनके एक्सपेंशंस। और एक मैनेजमेंट से जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आप यूएस टैरिफ से कितने प्रभावित होंगे? कह रहे नहीं, हम तो वहीं जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएस पे आपका टेक क्या है? क्या प्रीवियस हाइज क्रॉस होंगे? ईएमएस पे आपका कन्विक्शन बना है क्या इस वक्त? वीरू भाई, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करना मुश्किल है। अनडाउटेबली हमारी कंपनीज अच्छा कर रही है, और जैसा उन्होंने बताया वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, थोड़ा बहुत अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चर करेंगे, और उनके जो बायर है वह लोग भी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रखेंगे कि इनको टैरिफ में नहीं लिया जाए। ईएमएस फ्रॉम अ वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट आएगी। बट वैल्यूएशन बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छोटा मोटा डिस्टर्बेंस भी अगर आता है तो उस वैल्यूएशन के ऊपर उसकी एक करेक्शन या कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो ईएमएस क्षेत्र में मैं मानूंगा कि सेक्टर वाइज जाने की वजह बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना चाहिए। जिस मैनेजमेंट ने, जिस कंपनी ने ऑलरेडी तकेदारी लेके रखी है कि उन्हें टैरिफ से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो, उनकी ग्रोथ चलती रहे और उनके पास ऑर्डर सप्लाई आती रहे, शायद उन कंपनीज में निवेश करना योग्य रहेगा। वैल्यूएशन ईएमएस क्षेत्र में सारी चीजें पॉजिटिवली डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा नीलेश भाई, एक व्यू जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी रिसेंटली सेबी ने कदम उठाए और जो अब आगे भी बात हो रही है वीकली एक्सपायरी को शायद पूरी तरीके से ख़त्म करने की, एक इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में मार्केट ने एक डिस्टिंक्शन बनाया पिछले कुछ हफ्तों में, एक्सचेंज और ब्रोकर के स्टॉक्स नीचे आए हैं, एएमसी स्टॉक्स में अच्छी रैली हुई है। आपका क्या व्यू होगा इस स्पेस पर? अनुज भाई, एफएनओ के बारे में तो मतलब सेबी की रिसर्च रिपोर्ट कहती है 9 out of 10 पीपल लूज मनी।
बट 10 आउट ऑफ 10 पीपल ट्रेडिंग एफएनओ बिलीव्स कि नहीं नहीं हमारा तो पैसा बन रहा है। एंड ज्यादातर जो नुकसान हो रहा है लोगों का वह जीरो से हीरो ट्रेड में हो रहा है शायद, जहां पे आप वीकली ऑप्शंस पे खेलते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि लॉटरी लग जाए। तो वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी में तब्दील करने का जो सेबी का निर्णय होगा तो वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा। अगर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करनी है तो आप ये कर दीजिए कि वीकली ऑप्शन में सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स खेले, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, म्यूचुअल फंड है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो सिर्फ मंथली में खेले। आज जो गेम है वो यही है कि बहुत सारे एफपीआई डेटा एनालिटिक्स की वजह से, कोलोकेशन की वजह से, उनके अल्गो की वजह से रिटेल इन्वेस्टर से पैसा बना सकते हैं। कुछ हद तक इन्हें मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। तो इन सारों को वीकली से मंथली ऑप्शन में भेज दीजिए ताकि वो लोग वहां पे खेलते रहें और रिटेल इन्वेस्टर अपने आप में खेलता रहेगा, कोई पैसा बनाएगा, कोई खोएगा। ये बहुत अच्छा सजेशन है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आई थिंक विन विन होगा। मतलब ये दिस इज एक्चुअली पहली बार सुन रहा हूँ मैं नीलेश भाई ऐसा सजेशन, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो बात है ये काफ़ी दम रखेगी। और अगर ऐसा कुछ हो तो ताकि बहुत ज़्यादा एक कर्व भी ना हो, वीकली भी रहे, लेकिन एक थोड़ा सा रिटेल का भी ध्यान रखा जा सके, एक अच्छा सजेशन होगा ये। इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और आई एम श्योर कि जो कंसल्टेशन पेपर आएगा उसमें आप भी अपने इस हिसाब से शायद सजेशन दें भी सेबी को। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने कही यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ जो आप काफ़ी समय से कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आएगा, ये भूला घर आ ही नहीं रहा है। अब क्या करना है? एफआईआई का पैसा अभी तक हमें काफ़ी इल्यूसिव है और हमारा पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो डोमेस्टिक पैसे पर है। अनडाउटेडली अनुज भाई, एक एफपीआई ने यहाँ पे काफी प्रॉफिट बनाया है, तो उनके पोर्टफोलियो में इंडिया वेटेज काफी ज्यादा दिखता है। तो ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरी बात है कि वह एक ट्रेड कह सकते हैं ओल्ड इकोनॉमी से न्यू इकोनॉमी जाने के लिए। आईपीओ में आपने देखा है कि एफपीआई की खरीदारी है, क्यूआईपी या ओएफएस अनाउंस होता है तो एफपीआई भी उसी तरह खरीदारी करता है। तो कुछ हद तक उनका ट्रेड ओल्ड इकोनॉमी टू न्यू इकोनॉमी है। तीसरी चीज है कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया में भारत का कवरेज होता है वो काफी हद तक नेगेटिव होता है। अभी हमने एक ग्लोबल इन्वेस्टर को होस्ट किया था अपनी कॉन्फ्रेंस में, और उनके साथ जब बैठे तो पता चला कि ऐसी कई सारी चीजें जो उन्हें मालूम नहीं है। अब वो लोग अपने मीडिया को पढ़ते हैं, सीएनबीसी आवाज तो देखते नहीं, तो कई बार जो इंप्रेशन बन जाती है उसके तहत वो लोग निर्णय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगता है, हमें मालूम है, हमें यकीन है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उनके माइंड में गलत इंप्रेशन बनी हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें कंबाइन होकर एफपीआई को सेलिंग करने के लिए उत्सुक कर रही है। प्लस हमारी मार्केट में लिक्विडिटी है तो एग्जिट भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एफपीआई किसी भी दाम पे बेच रहे हैं। अगर वो किसी भी दाम पे बेचते तो हम लोग नीचे नीचे करके खरीदते। जैसे 2020 मार्च में हुआ था, 12,500 निफ्टी कुछ ही दिनों में 7,500 तक पहुंच गई थी, बिकॉज एफपीआई विदाउट लिमिट बेच रहे थे। अब एफपीआई बेचते हैं तो लिमिट के साथ बेच रहे हैं, इसलिए शायद उतनी गिरावट मार्केट में नहीं हुई है जितनी हुई है। अच्छा नीलेश भाई, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा अगर आप कंफर्टेबल हों। अभी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी, वहाँ पे वातावरण, बातचीत, सुझाव, चिंतन किस चीज़ पे हुआ? और अगर कुछ वातावरण और कुछ बातचीत का थोड़ा सा अगर आप देखें तो संक्षेप में आप हमें ब्यौरा दें तो हल्का सा। सुबीरू भाई, ये तो जो हमारे चेयरमैन है श्री महेंद्र देव जी वही बात कर पाएंगे, बट एक बात तय थी कि फोकस यही है कि हम एक्सपर्ट से बात सुने। उस मीटिंग में हम लोग ने ज्यादा बातें की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम बातें की। और दूसरी मतलब रिफॉर्म्स के लिए आज भी भारत में कई कदम उठाने की आवश्यकता है, एंड इस प्रकार के वार्तालाप से हम एक कॉमन एजेंडा कर पाएंगे
कि ये रिफॉर्म करने चाहिए, ये रिफॉर्म को हम इस तरह से एडजस्ट करके बदल के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि मार्केट की भी बातें लोग सुनते हैं और उम्मीद है कि हम रिफॉर्म्स की प्रोसेस करके अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को और एक्सेलरेट कर पाए। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड भगवान करे मेंटेन रहे, जब जब आप आए मार्केट में तेज़ी आई। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं।